हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड बढ़िया तरीके से अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी तीसरी किताब, उसका सेकंड चैप्टर या फिर ऐसा कह लीजिए कि उसकी जो थीम नंबर 11 है उसका डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर में जो हम लोग 1857 की जो रिवोल्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो इस रिवोल्ट के लीडर्स थे वो कौन कौन थे, किन परिस्थितियों में वो लीडर बने, और उसके बाद में दो ऐसे लीडर जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, मेन स्ट्रीम में उनका इतना नाम नहीं आता, उनकी फिर हम लोग जो रिवोल्ट वगैरह थी उन्होंने किस तरह से लीड किया उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ख़त्म करी थी। आज उसी के आगे हम लोग अपना डिस्कशन लेकर जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरीके की अफवाहें उड़ रही थी और जिस तरीके की भविष्यवाणियाँ की जा रही थी उस टाइम पीरियड में, उसने इस पूरे के पूरे रिवोल्ट में लोगों को मोबिलाइज करने में क्या योगदान किया और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। साथ ही साथ इसकी मदद से हम लोग उस वक्त के जो लोग हैं उनका किस तरीके का माइंडसेट था, किस तरीके के उनके बिलीव थे, किस तरीके के उनके फियर्स थे, क्या वो सस्पिशंस वगैरह रखते थे दिमाग में, क्या दुनिया को देखने का उनका नज़रिया था, इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और इससे हमें ये भी ना सिर्फ हमें ये सारे उन इवेंट्स को एनालाइज करने का मौका मिलेगा जो उस टाइम पीरियड में हुए हैं, साथ ही साथ हम लोगों को उस वक्त के जो इंसान हैं उनका जो दिमाग है हिंदुस्तानियों का, किस खास तौर पे नॉर्थ के इलाकों में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, गैंगेटिक वैली में रहने वाले जो इंडियंस हैं, उनका किस तरीके का दिमाग था, वो किस तरीके से सोचते थे, उनकी जो साइकी थी वो क्या थी, उसको समझने में भी हमको योगदान काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्राइमरीली, या फिर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज प्राइमरीली गोइंग टू फोकस ऑन द र्यूमर्स एंड द prophecies that has been made during the 1857 revolt, उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद में। So now without any further ado, here we begin. The topic is going to be rumors and prophecies. तो जो टॉपिक हमारा रहने वाला है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, इसमें सबसे पहले हम लोग र्यूमर्स की बातचीत करेंगे। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, या किसी तरीके की अगर कोई बात है थोड़ी बहुत, अगर उसमें सच्चाई भी है, हकीकत मगर थोड़ी सी है, फसाना बहुत सारा है, उसको अगर आप इस तरीके से फैलाते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं, तो वो चीज़ को र्यूमर कहा जाता है। जैसे दिल्ली में कुछ साल पहले एक इवेंट आया था जिसमें एक ऐसे बंदर का जिक्र होने लगा था जो दो पैरों पर चल रहा है, इंसानों की तरह कपड़े वगैरह पहने हुए है और लोगों को मार रहा है। फिर कुछ वक्त में उसकी खबर आने लगी कि उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो उछल के जो है स्पाइडरमैन की तरह एक से दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। फिर उसके बाद समझ में आने लगा कि एक हाथ में वो सिगरेट वगैरह भी रखता है और एक हाथ में वो गन भी पकड़ने लगा है वो बंदर। उसके बाद में उसकी आंखों पर किसी ने चश्मा भी लगा दिया, गॉगल्स भी पहन लिए उसने। फिर उसके बाद में वो लोगों से एक्सक्यूज मी करके बोलने लगा और उसके बाद उन्हें गोलियां मारने लगा। तो अनशन तरीके के जो आपके जो कह सकते हैं र्यूमर्स वगैरह थे, अनशन तरीके की जो अफवाहें थी, कुछ सालों पुरानी बात है, ये दिल्ली में फैल रही थी, पुरानी दिल्ली में खास तौर पे। एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है दिल्ली 6। उसमें इस पर्टिकुलर ये जो चीज हुई थी, ये जो अफवाह हुई थी, इस पर्टिकुलर सीन का इस्तेमाल किया गया है। एक पर्टिकुलर कोई इस पर्टिकुलर फिल्म में एक जगह पे ये जो डिस्क्रिप्शन है आता है इस तरीके के बंदर का एंड ऑल दैट। तो ये काफी वक्त तक न्यूज में रहा था। बाद में पता चला था कि कोई सरफिरा वगैरह है और वो थोड़ा बहुत लाइक इस तरीके से बनकर कहीं इधर उधर जाता था। लोगों ने सुना के जो थोड़ा बहुत देखा होगा उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा जो है बढ़ा दिया। तो एक सिंपल सा आदमी जो बंदरों जैसे कपड़े पहन के लोगों को परेशान कर रहा था, वो एकदम एक एडवांस किस्म का एलियन जैसा बन गया जो 50 तरीके की हरकतें कर रहा है। अब ये बेसिकली हुआ कैसे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे व्यक्ति तक जब ये बात पहुंची, चौथे ने पांचवें को बताया, पांचवें ने छठवें को बताया, होते 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 हर व्यक्ति जो एक दूसरे को अपनी बात सुना रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, तीसरा चौथे को बता रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ता चला जा रहा है। सब अपनी इमेजिनेशन मिलाते चले जा रहे हैं और एक सिरफिरा इंसान जो थोड़ा बंदरों जैसे कपड़े सॉर्ट ऑफ पहन के लोगों को परेशान कर रहा था, वो लास्ट में एक ऐसा बंदर के तौर पर उसको प्रोजेक्ट किया जाने लगा, या फिर ऐसे बंदर के तौर पर उसकी अफवाहें उड़ाई जाने लगी जिसके पैरों में स्प्रिंग लगे हैं, स्पाइडरमैन की तरह हीरो बन के एक से दूसरी बिल्डिंग पे छलांगे मार रहा है, एक हाथ में सिगरेट रखी हुई है, दूसरे हाथ में गन पकड़ के रखी हुई है, चश्मा लगाता है, कैप पहना हुआ है, दो पैरों पे इंसानों की तरह चल रहा है और 50 तरीके की बातें उसके साथ में उन्होंने जोड़ दी। ये होती हैं अफवाहें। और ये जब अफवाहें फैली थी तो पुरानी दिल्ली में काफी दहशत का माहौल हो भी गया था। दिल्ली 6 नाम से जो पिक्चर बनी है उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है, इस चीज को बहुत अच्छे से जो है डिस्कस, इस पर्टिकुलर सीन का जो है बहुत अच्छा डिपिक्शन किया गया है। तो ये जो इवेंट है आपसे आखिर मैंने शेयर क्यों किया, ये जो कई साल पुरानी बात है, आप लोगों में से कई शायद पैदा ना हुए होंगे या फिर
बहुत छोटे रहे होंगे। तो ये इवेंट मैं आखिर आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूं? ये बात समझाने के लिए कर रहा हूं या फिर ये बात आप लोगों को कन्वे करने के लिए कर रहा हूं कि र्यूमर्स जो होते हैं वो किस तरीके से फैलते हैं, अफवाहें जो होती हैं कैसे फैलती हैं, और एक से दूसरे मुंह, दूसरे से तीसरे मुंह, तीसरे से चौथे मुंह में जैसे जैसे आपकी अफवाहें जाती हैं वैसे वैसे ये एम्पलीफाई होते चली जाती हैं, वैसे वैसे ये बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने पोकेमॉन देखा होगा, तो पोकेमॉन में अगर बातचीत शुरू होगी चारमेंडर से, तो चारमेंडर जो होता है उससे बातचीत शुरू होगी, एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा कि चारमेंडर ऐसा था, दूसरा तीसरे को बताएगा चारमेंडर ऐसा था। वो चारमेंडर कब चारमेंडर से 4 मिलियन बन जाएगा और 4 मिलियन से चारिजार्ड बन जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलता। वो छोटा सा प्यारा सा चारमेंडर कब एकदम ड्रैगन के रूप में लोगों के दिमाग में प्रोजेक्ट होने लगेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है र्यूमर्स और प्रोफेसीज की ताकत होती है। इसी तरीके के र्यूमर्स आपको 1857 की रिवोल्ट के वक्त में भी देखने को मिले और इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने में काफी बड़ा योगदान निभाया था। तो अब हम लोग इन र्यूमर्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो सारी मैंने अभी आपके साथ में बातचीत करी है ये सिर्फ बताने के लिए है कि र्यूमर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, र्यूमर्स का लोगों पर किस तरीके का असर पड़ता है और एक से दूसरे व्यक्ति तक जब ये र्यूमर्स पहुंचाए जाते हैं तो ये कितना ज्यादा एम्पलीफाई होते हैं, कितना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बढ़ाए जाते हैं, कितना ज्यादा इनको मॉडिफाई किया जाता है। तो रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग पीपल इनटू द एक्शन। ये हमने भी देखा कि रूमर्स और प्रोफेसीज जो फैलाई गई हैं उन 1857 के टाइम पीरियड में इसने जो है लोगों को एक्शन में लाने में काफी ज्यादा मदद करी है। इसने जो है लोगों को काफी ज्यादा जो है 1857 की रिवोल्ट में आने में उकसाया था। कैसे? सिर्फ आप ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो आपके मेरठ में सिपाही थे जब वो दिल्ली आए और उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर को बताया कि वो क्या कर कर आ रहे हैं, उसका एक जो प्राइम फैक्टर उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत हमने ये इसलिए किया है, हमको ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको उन्होंने ऐसी आपकी गोलियां वगैरह दी थी जिनके ऊपर गाय या फिर जो आपका सुअर है, आपका काउज है या जो पिग्स हैं, उनका फैट लगा हुआ था और उस फैट को हमको अपने मुंह से काट के अलग करना पड़ रहा था उस गोली को राइफल में लोड करने के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति हिंदू था तो उसके लिए गाय का जो फैट है उसको अपने मुंह से काटना एक बहुत बड़ा पाप था। ठीक है जी। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसके लिए पिग की फैट लगी हुई कार्ट्रिज को अपने मुंह से काटना और उसके बाद उसको अपलोड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप था। तो ये पर्टिकुलर चीज अब सच है कि नहीं है उसमें हम लोग नहीं जाते, मगर सिपाहियों का ऐसा मानना था कि इनको जो बुलेट दी जा रही हैं जिनके ऊपर ये चर्बी वगैरह लगी हुई है, ये जो ग्रीसिंग की गई है, या तो ये काऊ की है या फिर ये पिग्स की है। ठीक है जी। अब ये बेसिकली जिन आपकी बात कर रहे थे, जिन पर्टिकुलर कार्ट्रिजेस वगैरह की या जिन बुलेट्स की बात कर रहे थे, ये एनफील्ड राइफल्स की कार्ट्रिजेस वगैरह थी। मैं आगे आपको उसकी फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो ये एनफील्ड जो आपकी रॉयल एनफील्ड वगैरह है उसी कंपनी की राइफल्स वगैरह जो बना करती थी, उस राइफल में जो गोलियां पड़नी है उनको आपने लोड करने के पहले काटना है मुंह से, उनके ऊपर का जो फैट है वो निकालना है, उसको लोड करना है और उसके बाद फायर करना है। तो जब ये लोग बोल रहे हैं कि हमको इन्होंने ऐसी कार्ट्रिजेस दी जिसके ऊपर काऊ और पिग फैट लगा हुआ था, तो ये लोग बात कर रहे हैं रॉयल आपके जो एनफील्ड राइफल्स हैं उनमें डलने वाली कार्ट्रिजेस वगैरह की, जो इनको अभी अभी दी गई थी, जो नई नई गन्स के तौर पर जो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब अंग्रेजों का कहना यह है कि ये जो र्यूमर उड़ा था कि इस पे काऊ और जो पिग फैट है उससे इसकी ग्रीसिंग की गई है, ये गलत है और ये झूठ बात थी, ये अफवाह फैलाई गई थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, अंग्रेजों ने अपने, इनका वर्जन ये कहता है कि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी कि अपने जो सिपाही हैं उनको समझाया जा सके कि इस तरीके की कोई भी चीज जो है, इस तरीके का कोई भी फैट जो है वो आपकी बुलेट्स पे नहीं लगा है, आपके मन में ये गलत भ्रांति हो गई है, आपके मन में ये गलत बात बैठा दी गई है, मगर सिपाहियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये बात जंगल की आग की तरह फैलती चली गई कि ये आपकी जो बुलेट्स दी जा रही हैं इस पे काऊ और पिग्स का फैट लगा है। जो आपके ऑफिसर्स थे अंग्रेज समझा के मर गए कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर लोगों ने नहीं माना तो नहीं माना, ये एक बात थी। अब ये जो र्यूमर था कि ये जो नई कार्ट्रिजेस आपको दी जा रही हैं इसके ऊपर आपका काऊ और पिग्स का फैट लगा हुआ है, ये वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह जितने भी आपके सिपाही कैंटोनमेंट थे नॉर्थ के इलाकों में, वहां पर ये बात फैलती चली गई और इसने आखिर में जाके अंग्रेजों का सत्यानाश करवा दिया। जबरदस्त रिवोल्ट जो एक जिसके लिए गुस्सा पहले से लोगों के मन में बैठा हुआ था उसको एक चिंगारी दे दी और जब वो फूटा गुस्सा तो ऐसे फूटा कि फिर अंग्रेजों से संभाले नहीं संभला। तो यहां से
अब अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू को मानकर चलें, अगर हम मान ले 1 मिनट के लिए कि जो कार्ट्रिजेस वगैरह थी इनमें किसी भी तरीके का फैट वैट काऊ या पिक का नहीं लगा था, मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए, मगर आप पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर इस पर्टिकुलर बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोगों तक नहीं समझा पा रहे हैं, लोगों में ये र्यूमर, अगर इसको र्यूमर ही माना जाए, इसको अफवाह ही मानी जाए, तो भी ये र्यूमर इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि यार ये क्या हो रहा है, हमारा धर्म चला जाएगा और ये सारी चीजें। तो इससे एक बात समझ में आती है, 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो अंग्रेजों की ये फेलियर समझ में आता है कि वो लोगों के मन से ये फियर नहीं निकाल पाए, मगर साथ ही साथ आपको दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि र्यूमर की ताकत क्या होती है, अफवाहों की ताकत क्या होती है। अब चाहे आप उस बंदर के एग्जांपल को दे लीजिए कि पता चला तो थोड़े दिन पहले वो एक नॉर्मल बंदर था जो लोगों को मार रहा था, कुछ दिनों में पता चला कि उसके पैरों में स्प्रिंग लग गए, वो हीरो की तरह उछल रहा है। तो ये र्यूमर जो है एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलते फैलते बहुत ज्यादा एग्रावेट होता चला गया। इसी तरीके से ये र्यूमर की आपकी जो रॉयल एनफील्ड, ये जो आपकी एनफील्ड है, एनफील्ड राइफल्स है, इसमें जो आपकी कार्ट्रिजेस डलने वाली हैं, ये बहुत ज्यादा, इनके ऊपर जो फैट लगा हुआ है ये काऊ या पिग की का फैट है, उससे ग्रीसिंग इनकी की गई है। ये र्यूमर इतना ज्यादा फैला कि फिर संभाले नहीं संभला किसी से। ये एक इंडिकेशन है इस बात का कि र्यूमर्स की ताकत क्या होती है। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए इसका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। अब इन र्यूमर्स का और क्या फर्दर असर पड़ा उसके बारे में हम लोग बातचीत कर। ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इनको लाने के पीछे जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं ये, इनका नाम था गवर्नर जनरल हार्डिंज। इन्होंने कोशिश ये करी कि जो अपनी बंगाल आर्मी है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, इसके इक्विपमेंट को जरा मॉडर्नाइज किया जाए, और इसी मॉडर्नाइजेशन की कैंपेन के चलते इन्होंने एनफील्ड की जो राइफल्स थी उनको इंट्रोड्यूस कराया था। इन्हीं राइफल्स वगैरह के साथ में ये खासियत थी कि इनमें जो कार्ट्रिजेस वगैरह डलती थी उनके ऊपर ग्रीसिंग करी जाती थी, और उसको आपने लोड करने के पहले दांतों से काट कर अलग करना पड़ता था। मैं आपको अभी आगे उन कार्ट्रिजेस की फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद में लोड करना पड़ता था। तो इन्हीं कार्ट्रिजेस वगैरह के चक्कर में सिपाहियों ने रिबेल कर दिया। अंग्रेजों का कहना यह था कि ये जो सारे र्यूमर्स, ये जो सारी बातें थी कि इसका फैट लगा, उसका फैट लगा, सब कुछ गलत था, और हमने बहुत कोशिश करी मगर हम समझा नहीं पाए। मगर जो भी वजह रही हो, ये जो एनफील्ड राइफल्स थी वो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। गवर्नर जनरल हार्डिंज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि एनफील्ड राइफल किसने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो गवर्नर जनरल हार्डिंज साहब जो थे, इनका प्लान ये था आर्मी को मॉडर्नाइज करना है, इसलिए इक्विपमेंट वगैरह जो है मॉडर्न लेकर आया जाए। एनफील्ड राइफल लेकर आए और उसकी कार्ट्रिजेस ने जो है इतना बड़ा कांड करवा दिया। चलें जी, ये कार्ट्रिजेस की फोटोग्राफ लगी हुई हैं। अब ये जो कार्ट्रिजेस हैं, यहां से या यहां से आपको जो काटना पड़ती हैं, इसको अब यहां से दांत में रख के इसको काटना पड़ेगा, तब ये फिर ऊपर का सारा कवर कट के अलग होगा। और उसके बाद अंदर की जो बुलेट है उसको आप लोड करोगे, उसको रखोगे, फिर आपकी गन लोड करोगे, फिर आप चलाओगे। एनफील्ड राइफल्स किस तरह दिखती हैं उसकी भी पहले फोटो देख लीजिए। ये आपकी एनफील्ड राइफल्स हैं। काफी हद तक आप लोग इसके साथ में कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जनरली पुलिस वाले अभी भी काफी जगहों पर जो इसी तरीके की राइफल्स का इस्तेमाल वगैरह करते हैं। हालांकि ये वही राइफल नहीं है, वो 202 अलग हो जाती है, मगर लगभग वो कुछ इसी तरीके की देखने को मिलती है। आपका जो पूरा का पूरा फ्रेम वगैरह बना है वो लकड़ी का बना हुआ है। बैरल वगैरह जो है इसका ज्यादा बोर का होता नहीं है। यहां से आपका इसको यहां से आपने लोड करना होता है, यहां से आपने उसको लॉक किया और उसके बाद में आप फायर ओपन कर सकते हो। अगर एक बार में 1 या 2 बुलेट जो थी वही फायर होती थी, इससे ज्यादा नहीं। बार बार फिर आपको कार्ट्रिजेस लगा के धड़ाधड़ फायर करना पड़ता था। तो ये जब जंग में इस्तेमाल होती थी तो इस तरह से होती थी कि एक आपकी जो सिपाहियों की लाइन है वो जब फायर करती थी तो उसके पीछे वाले जो थे वो पहले लोड करके बैठे रहते थे। अब जैसे वो सिपाहियों की लाइन ने फायर किया वो नीचे बैठ जाते थे, और उसके बाद जो दूसरी आपकी लाइन है सिपाहियों की, वो अपने जो गन्स हैं वो अपना फायर ओपन करते थे। इस बीच में जो सिपाही नीचे बैठ गए हैं फायर करके, वो इस बीच में अपने कार्ट्रिजेस वगैरह को खोल के लोड कर लेते थे, और वो फिर खड़े होकर फिर गोली चलाना शुरू करते थे। इस बीच में जो पीछे वाले सिपाही थे वो अपनी कार्ट्रिजेस वगैरह को लोड कर लेते थे। पहली लाइन वाले फिर आपका फायर करके नीचे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने फिर फायर ओपन कर दिया। इस तरीके से जो है लड़ाई लड़ी जाती थी, और एक दूसरे को 2-2, 3-3 सेकंड का गैप दिया जाता था, जिस तरीके से जिससे ये लोड करने का मौका मिले और लड़ाई लड़ी जा सके। तो खैर ये आपकी एनफील्ड राइफल है, और ये उसमें डलने वाली आपकी कार्ट्रिजेस वगैरह हैं। ये इनके और पैकेट्स वगैरह हैं, और ये उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। इन कार्ट्रिजेस वगैरह को अपलोड करना पड़ता था इन राइफल्स में, और उसके बाद में चलाना पड़ता था। किसकी मेहरबानी से ये राइफल्स वगैरह आई थी? उनका नाम था गवर्नर जनरल हार्डिंज। क्यों ये राइफल्स वगैरह लेकर आए? क्योंकि इनका मानना यह था आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए आपको इक्विपमेंट मॉडर्नाइज करना जरूरी है, और इसी के चलते एनफील्ड राइफल्स वगैरह जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और उसी में ये आपका ग्रीस कार्ट्रिजेस वगैरह डला करती थी। ग्रीस कार्ट्रिजेस वगैरह क्या? ये आपकी जो ये गोलियां वगैरह हैं ये सारी।
तो ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वगैरह हैं जिसके चक्कर में इतना बड़ा नाटक हो गया, ये एकमात्र र्यूमर नहीं था जो आपका 1857 के आसपास इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सर्कुलेट हो रहा था। इसके अलावा और भी काफी सारे र्यूमर्स वगैरह जो थे उस वक्त आपके सर्कुलेशन में थे। एक र्यूमर ये था कि अंग्रेजों ने एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई है जिसके तहत वो आपके हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं इनके रिलीजन को खत्म करना चाहते हैं। ये र्यूमर जबरदस्त तरीके से जो है गांव वगैरह के इलाके में फैल रहा था कि अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करी है, इस तरीके के षड्यंत्र किए हैं जिससे आपके हिंदूज हो गए या मुस्लिम्स हो गए, दोनों का जो रिलीजन है वो खत्म हो जाएगा या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी चीज से एक ये जो पर्टिकुलर डर था, ये जो भ्रम था, ये जो आपका र्यूमर था, इसी में जुड़ा हुआ एक और र्यूमर है। इनका कहना यह था कि इन्होंने षड्यंत्र किया है। कैसा षड्यंत्र किया है? तो उसी से जुड़ा हुआ एक र्यूमर था कि अंग्रेजों ने आपको जो आटा मिलता है गांव वगैरह में और बाकी जगहों पे, यहां पर बोन डस्ट मिलाना शुरू कर दिया है। खास तौर पे अंग्रेजों के जो छावनियां हैं उनके आसपास के इलाकों में जो आटा आपको देखने को मिलता है उसमें ये लोग हड्डियों का चूरा मिलाते हैं, ये उसमें बोन डस्ट मिलाते हैं और उसके बाद में इसको मार्केट में बेचते हैं। नतीजा ये निकला, लोगों ने उस आटे को छूने तक से मना कर दिया जो कैंट वगैरह या आपकी छावनी के आसपास के इलाकों के आसपास मिलता है। फिर से अंग्रेजों ने सर पीट लिया, समझा के कि भैया हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करी है, हम भी यही आटा खा रहे हैं जो आटा हम तुम्हें दे रहे हैं। मगर लोग नहीं माने तो नहीं माने। दिमाग में बैठ गई थी कि बात कि अंग्रेज जो हैं ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा रिलीजन खत्म करेंगे और उसके लिए ये लोग हमारा जो आटा वगैरह ये बिकवा रहे हैं कैंटनमेंट के आसपास और बाकी जगहों पे, उसमें ये लोग हड्डियों का चूरा या बोन डस्ट मिलाते हैं। बस लोगों ने एक बार ये बात पकड़ ली, उसके बाद में उन्होंने उस आटे को छूने से मना कर दिया। अंग्रेज माथा पीटते रह गए कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो नहीं समझा पाए तो नहीं समझा पाए। फिर यहां से वही बात निकल कर आती है कि प्रोफेसीज कितने, ये आपका जो र्यूमर्स होते हैं वो कितने ज्यादा मजबूत होते हैं। लोगों के दिमाग में अगर एक बात बैठ जाए तो उसको निकालना फिर कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी कि बोन डस्ट मिलाया हुआ है आटे में और ये जो है हमारा रिलीजन खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कि आपका जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वगैरह हैं उसमें काऊ और पिग का फैट लगा हुआ है। ये सारे र्यूमर तो फैल ही रहे थे। इसके अलावा एक और चीज जो थी वो सर्कुलेशन में थी। लोगों को एक और चीज जो है अफवाहों के रूप में बार बार फीड की जा रही थी। लोगों के मन में एक डर था, एक सस्पिशन बैठा हुआ था कि जो अंग्रेज हैं वो इंडियंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में। अब ये जो डर या फिर ये जो फियर था, जब ये सारी चीजें जब पीछे से होने लगी, एक तो ये डर आपके दिमाग में पहले से था कि अंग्रेज जो हैं सारे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसके पीछे अब जब ये दो तीन चीजें होने लगी कि ये बोन डस्ट मिला हुआ है आटे में या फिर ये लोग आपका ग्रीस कार्ट्रिजेस में गलत सलत फैट डाल रहे हैं, जब ये बातें आने लगी निकल के, तो फिर लोगों के मन में जो पैनिक है वो बहुत तेजी से फैलने लगा। ये सस्पिशन या ये डाउट तो पहले से बैठे हुए थे, 2-4 दिन की बात नहीं थी। लोगों के मन में सालों से ये भ्रांति या धारणा बनी हुई थी, मगर जब ये पैनिक जब ये सारी चीजें निकलकर बाहर आने लगी तब लोग जो है बहुत अनशन तरीके से पैनिक कर गए। जैसे कोरोना एकदम शुरू में आया था, तो जैसे ही अगर किसी की खबर लगती थी कोरोना हो गया, लोग, उसके परिवार वाले, वो व्यक्ति जनरली बहुत बुरी तरह से पैनिक कर जाता था। मैं एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूं, जब 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था, लोग एकदम से अनशन तरीके से पैनिक कर जाते थे, डर जाते थे सारी चीजें। वक्त के साथ में कोरोना की जो हैसियत है वो भी बहुत ज्यादा खराब होती चली गई और आजकल इतना ज्यादा उसको जो है लोग तवज्जो नहीं देते हैं। अनलेस अनटिल कोई बहुत सीरियस केस ना हो जाए तो कोरोना हो गया तो इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती, इलाज हो जाता है, वैक्सीन लग जाते हैं, सारी चीजें। मगर जब तक पूरा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे, क्या नहीं है, कितना खतरनाक वायरस है, कितने लोगों को कितना असर डालता है, जब ये सारी चीजें थी तो पैनिक बहुत तेजी से फैल रहा था। वही चीज यहां पर थी कि लोगों के दिमाग में डर या सस्पिशंस पहले से थे, मगर जब ये खबरें आने लगी कि आपका आटे में ये मिला हुआ है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो लोगों के दिमाग में फिर पैनिक जो है अनशन तरीके से बढ़ने लगा। फिर से अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी कि भैया हमारे इस तरीके के इरादे नहीं है, हम लोग सिर्फ तुम्हारे देश को लूटने में इंटरेस्टेड हैं, तुम लोग क्या मानते हो क्या नहीं मानते इसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। अंग्रेजों ने फिर इस बात को समझाने की कोशिश करी कि हम लोग इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहते, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब में तुम्हारे जो ये डर है इनको अपने दिमाग से निकाल दो। मगर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ, लोगों ने इनकी बातों को नहीं माना। और ये जो डर थे कि भैया रिलीजन खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सारी चीजों के चलते लोग एक्शन में आ गए। लोग एकदम से जो है उत्तेजित हो गए, उग्र हो गए, और यहां से जो है एक्शन वगैरह, जो आपका आम जनमानस जो है, सिपाही जो अपनी प्लानिंग कर रहे थे वो चल ही रहा था, मगर जो आम जनमानस थे वो लोग इतना ज्यादा एक्शन में आए। और बड़े लेवल पर जुड़ने की एक वजह ये भी थी, इस तरीके के जो रूमर्स थे इसके कारण लोगों के मन में डर, गुस्सा, शंका, आशंकाएं, काफी सारी चीजें बैठी हुई थी। ठीक है जी।
तो जो रिस्पॉन्स था टू द कॉल ऑफ एक्शन वाज आल्सो रीइंफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटिनरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। तो अभी तक तो जो सारी चीजें चल रही हैं वो अफवाहें चल रही हैं कि ये सारी अफवाहें हैं और इन अफवाहों के साथ में डर और आशंकाएं मिली हुई थी, तो उसके कारण लोग जो थे एक्शन में आ रहे थे। ये इन सब चीजों के अलावा यहां से भविष्यवाणियां जो हैं वो भी होने लगी। यहां पर अब प्रोफेसीज वगैरह भी जो हैं उनके तहत भी जो है लोगों को मोबिलाइज किया जाने लगा। अब ये एक प्रोफेसी है, किसने कर दी, कहां से आ गई, कैसे आपका लोगों के बीच में पहुंच गई, बहुत ज्यादा आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मगर एक प्रोफेसी या फिर एक भविष्यवाणी भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा उड़ने लगी। वो ये था कि किसी ने भविष्यवाणी करी है कि बैटल ऑफ पलासी जो को जिस दिन 100 साल पूरे होंगे उस दिन अंग्रेजों का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। 23 जून 1857 को बैटल ऑफ पलासी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी हुई थी नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था और उसमें वो जीत गए थे। उसके वो पहली मेजर विक्ट्री मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, जो अपने दम पर उन्होंने लड़कर ली थी। तो उस बैटल को 100 साल होने को आ रहे थे और ये भविष्यवाणी किसने उड़ा दी, कैसे उड़ा दी, उसके बारे में ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, मगर ये आपका जो प्रोफेसी है इसको उड़ा दिया गया। ये भविष्यवाणी उड़ा दी गई लोगों के बीच में कि ये भविष्यवाणी कर दी गई है। और जिस दिन आपकी बैटल ऑफ पलासी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, सेंटिनरी हो रही है, उस दिन तक जो है अंग्रेजों का रूल हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोफेसी वगैरह जो है इसने भी लोगों को एक्शन में लाने में बहुत मदद करी कि अगर इस तरीके की भविष्यवाणी हुई है तो फिर हम लोग इसको ध्यान में रखकर जो है लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को फिर ये बैटल ऑफ पलासी की जो 100 साल पूरे हो रहे हैं जिस दिन, उस दिन हम लोग तब तक इनको निपटा देंगे। ये सारे रूमर्स वगैरह आपके चल ही रहे थे, ये सारे रूमर जो हैं उड़ रहे हैं, सारी भविष्यवाणियां वगैरह जो हैं सब उड़ी रही हैं, सारे नाटक वगैरह जो हैं चल ही रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और हो रही थी, गांव वगैरह में से रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं रात के वक्त में खास तौर पर गांव से गांव में जो है चपातियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चपाती यानी कि अपनी जो रोटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। होता यह है कि रात के वक्त में कोई एक व्यक्ति आता है और जो गांव का आपका वॉचमैन है उसको 1 या 2 चपाती पकड़ा के चला जाता है और वो उससे बोलता है कि वो 5 चपाती और बनाए और वो जो दूसरे विलेजेस वगैरह हैं वहां पर जाके उनके वॉचमैन वगैरह को और वहां के जो दूसरे आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको ये मैसेज दें कि वो इसके आगे इस पर्टिकुलर चीज को करते चले जाएं। अब हम लोगों को आज तक नहीं पता कि ये चपाती वगैरह देने का क्या सिग्नल था, क्या मतलब था, क्या इसका रीजन था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ये लोग क्या कन्वे करना चाह रहे थे। मगर ये फिर वही बात समझ में आती है कि इस तरीके की चीजें जब हो रही हैं, सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, भविष्यवाणियां उड़ाई जा रही हैं, अब उस बीच में कोई एक आदमी आके आपको चपातियां बांट रहा है और ये बोल रहा है कि तुम 5 और लोगों को दो, कुछ बता रहा नहीं है, इन सारी चीजों का फिर जो असर हुआ लोगों के ऊपर, अब ये आज तक नहीं पता कि चपातियां बांटने के पीछे का क्या लॉजिक था, क्या सेंस बनता था, कौन ये काम कर रहा था। मगर इस तरीके की द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट क्लियर टिल डेट, वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं। बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रीड दिस एज एन ओमेन ऑफ एन अपहीवल। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा कि आज तक नहीं पता कि ये हरकतें क्यों हो रही थी, मगर जब ऐसे नाटक होने लगते हैं गांव में फिर आपकी अफवाहें उड़ेंगी कि शाम को कोई आया था, चपाती देके गया, 5 लोगों को और देने को बोल रहा है और इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की चीजों को उस वक्त में लोग लिया करते थे एक शकुन के तौर पर या फिर एक साइन के तौर पर कि भैया कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे अब तो खैर शायद नहीं होता होगा, जैसे जब आपके स्मार्टफोन्स नहीं आए थे तब ये चीज काफी थी, एसएमएस में इस तरीके के एसएमएस आते थे कि फलाने 21 लोगों को जो है ये नाम लिख के भेज दो या फिर ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो तो इससे कृपा हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये बातें आज तक जो है लोगों, कई साल पहले तक ये बातें जो है लोगों में फॉलो हो रही थी। शायद ये व्हाट्सएप के टाइम पे भी था कि इस मैसेज को इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, इस तरीके की चीजें। तो जब आज की तारीख तक जो है लोग इन बातों में बिलीव करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जब इस तरीके की कोई चीजें थी नहीं, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये शकुन अपशकुन पे बहुत मानते थे, सारी चीजें थी, उस टाइम पीरियड में ये सारी जो हरकतें चल रही हैं जिनका मतलब आज तक क्लियर नहीं है, इन सबको लोग एक शकुन के तौर पर, एक अपशकुन के तौर पर, एक साइन के तौर पर, एक ओमेन के तौर पर लेते थे कि भैया कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है वो नहीं पता, मगर कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहां से फिर लोग जो है इनको मोबिलाइज करने में इस तरीके के रूमर्स और इस तरीके की प्रोफेसीज ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है और ज्यादा हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप पे या फिर एसएमएस में मैसेजेस आते थे कि ये फलाना मैसेज 21 लोगों को ट्रांसफर को आगे फॉरवर्ड कर दो या इसको बढ़ा दो तो इससे ये कृपा हो जाएगी, वो कृपा हो जाएगी। लोग आज तक इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। तो उस टाइम पीरियड का जो माहौल रहा होगा जिसमें इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं 1857 में, तो और ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कोई चपातियाँ बांट रहा है, कोई आपका भविष्यवाणियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के मन में ये डर बैठा है कि उसका धर्म खतरे में। तो ऐसे वक्त में लोगों के मन में ये प्रोफेसीज वगैरह या जो इस तरीके की अफवाहें हैं इनका क्या असर पड़ता होगा,
अगर आपने इनको समझना है तो आपने लोगों की साइकी समझना पड़ेगी, आपने जो लोगों का अंतर मन है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसमें झांक कर देखना पड़ेगा कि एक ये होता है कि हर एक इंसान का अपना सोचने का तरीका होता है, और एक होता है समाज का कलेक्टिवली सोचने का एक तरीका होता है। जिस तरीके से हिंदुस्तानी समाज सोचता है, चीनियों का समाज उस तरीके से नहीं सोचता। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिया में दो लोग एकदम एक जैसा सोचते हैं या दो चाइनीज एकदम एक जैसा सोचते हैं, मगर अगर आप इंडियंस को एज अ वोल एक ग्रुप मान लो और चाइनीज को एज अ वोल एक ग्रुप मान लो, तो उनके सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि उनका सामाजिक जो आपका पूरा आप सेटअप है वो एकदम अलग है, और जो आपके इंडियंस हैं उनका सामाजिक सेटअप या फिर आप स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे सोसाइटी के तो अलग है। हमारे कस्टम्स अलग हैं, कल्चर अलग है, रिलीजन काफी हद तक अलग है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं, खाना पीना अलग है, लैंग्वेज अलग है, चाइनीज की सारी चीजें ऑल टुगेदर अलग है। क्योंकि अब इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो कलेक्टिवली अगर आप देखोगे, हिंदुस्तानी अगर किसी एक चीज में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं तो चीनी उस तरीके से सोचें, जरूरी नहीं हो सकता ऑल टुगेदर किसी दूसरे तरीके से सोचेंगे। अमेरिकन हो सकता है ऑल टुगेदर अलग तरीके से सोचें, फ्रेंच अलग तरह से सोचें, जापानी अलग तरह से सोचें। तो पॉइंट यह है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर समाज में किसी कोई चीज किस तरह से रेजोनेट करेगी उसको समझना है, तो आपको समाज की साइकी समझना पड़ेगी, आपको समाज के सोचने का तरीका समझना पड़ेगा। और यह सोचने का तरीका भी टाइम टू टाइम बदलता है। हिंदुस्तान का समाज 1857 में जिस तरह से सोचता था, 1957 में उस तरह से नहीं सोचता था, और डेफिनेटली 2047 में उस तरीके से नहीं सोचेगा जिस तरह से 1957 में सोच रहा था। तो पॉइंट यह है, समाज भी वक्त के साथ में बदलता चला जाता है। आपको किसी पर्टिकुलर कालखंड में अगर समझना है कि ये समाज इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो आपको उसकी साइकी पकड़ना पड़ेगी, आपको उसकी साइकी, उसके अंतर मन को जो है समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। वही चीज अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे करेंगे। जनरली होता क्या है कि जो र्यूमर्स वगैरह हैं ये कितने पावरफुल हैं, ये आपको, या फिर कोई अगर प्रोफेसी या कोई भविष्यवाणी कर दी गई है, ये कितनी पावरफुल है, ये आपको इस बात से पता नहीं चलेगा कि वो कितना सच थी या कितनी गलत थी। इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि कोई अफवाह उड़ाई गई थी या कोई भविष्यवाणी की गई थी, तो आपने ये देखना है कि उसका लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ा या लोगों पे उसका क्या असर पड़ा। तो ये आपको इस बात से समझ में नहीं आएगा कि वो प्रोफेसी कितनी ज्यादा सच है, कितनी ज्यादा गलत है, कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। ये पता करके आपको उसका पावर या उसकी स्ट्रेंथ समझ में नहीं आएगी कि लोगों में उसने इतना असर क्यों डाला। आपको अगर समाज में किसी कालखंड में, इतिहास के किसी हिस्से में अगर कोई अफवाह या कोई प्रोफेसी का असर देखना है, तो ये मत देखिए कि वो सच थी या वो गलत थी या उसमें कितना सच था या कितना गलत था, मगर आपको ये देखना जरूरी है कि लोगों के दिमाग के ऊपर उसने किस तरीके से असर किया। और जो इन पर्टिकुलर प्रोफेसीज में बिलीव करते थे, जिन्होंने माना कि हाँ यार ये जो बात हो रही है इसमें कुछ सच्चाई है, इसमें कुछ रियलिटी वगैरह है, ये इन्होंने माना। अब आपका अगला सवाल उठेगा कि आखिर भैया इन लोगों ने इस तरीके की प्रोफेसीज वगैरह को क्यों माना, इस तरीके की रूमर्स को क्यों माना, इस तरीके की अफवाहों में आखिर इन लोगों ने क्यों बिलीव किया, क्यों इन लोगों पर इतना ज्यादा इसका असर पड़ा। इसको समझने के लिए आपको अब घुसना पड़ेगा उनकी साइकी में, आपको उनके अंदर मन को पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो किन चीजों से डरते थे, क्या उनके अंदर के एप्रीहेंशंस थे, क्या उनका बिलीफ सिस्टम था, वो उनका रिलीजन जो था वो कैसा था। आज का हिंदू धर्म देख लें या आज की जो क्रिश्चियनिटी देख लें या कोई और रिलीजन देख लें, तो आज से 100-150 साल पहले वो जिस तरह से प्रैक्टिस होता था, आज उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रहा। और आज जैसे प्रैक्टिस हो रहा है, आज से 150-200 साल बाद उस तरीके से डेफिनेटली प्रैक्टिस नहीं होगा। वक्त के साथ में आपकी प्रैक्टिसेस, कस्टम्स और रिलीजन्स की तरीके भी जो है थोड़े बहुत मॉडिफाई होते चले जाते हैं। तो आपके जो फेथ है और फेथ को मानने का जो तरीका है वो कैसा था, आपको वो देखना पड़ेगा। आप किन चीजों पे बिलीव करते थे, क्या आपके कन्विक्शंस थे कि ऐसा तो होता ही है, इसमें तो कोई आपका इफ एंड बट की बात नहीं है। जब इन सारी चीजों को आप समझोगे, इन सारी बातों को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो इन सारी प्रोफेसीज और र्यूमर्स में बिलीव करते थे वो किस तरीके के थे, और क्यों ये पर्टिकुलर र्यूमर ने लोगों पे इतना असर किया और क्यों कोई दूसरा र्यूमर इन लोगों पे उतना ज्यादा असर नहीं कर पाया। क्योंकि र्यूमर्स तभी सर्कुलेट होते हैं, अफवाहें तभी फैलती हैं जब वो लोगों के डर के साथ में रेजोनेट करते हैं। लोगों के मन में पहले से कोई डर और आशंका है और कोई ऐसी चीज हो गई जो उनकी डर या उनकी आशंका को बढ़ाने का काम कर रही है, जो उनके शक को और पुख्ता कर रही है, तब कोई चीज जिसके ऊपर उनको डाउट था वो उस पर यकीन करने लगेंगे, या फिर उस पर जिस तरीके से पहले यकीन नहीं करते थे उससे ज्यादा यकीन कर लेंगे। तो र्यूमर्स वहीं पर फैलते हैं, अफवाहें वहीं पर मजबूत होती हैं जहां पर वो लोगों के मन में जो बैठे हुए गहरे डर हैं और जो सस्पिशंस वगैरह हैं उनके साथ रेजोनेट करते हैं, उनको पुख्ता करते हैं, उनको पक्का करते हैं। अब अंग्रेजों के रिलेटेड ये सारे के सारे जो र्यूमर्स वगैरह फैल रहे थे, लोगों ने इस पर क्यों यकीन किया, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, व्हाई डिड पीपल बिलीव्ड इन र्यूमर्स। तो 1857 के र्यूमर्स वगैरह जो भी फैल रहे थे,
ये इसलिए लोगों के दिमाग के साथ में सेंस बना रहे थे, लोग इन पे इसलिए बिलीव कर रहे थे क्योंकि 1820 से अंग्रेज जिस तरीके की पॉलिसीज वगैरह फॉलो कर रहे थे उसके कारण लोगों के मन में काफी सारे डर बैठ गए थे, काफी सारी सस्पिशंस, काफी सारी चीजें जो है बैठ गई थी। और जिस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, वो आपके दिमाग में कुछ डर और बाकी सारी बातें बैठ रही हैं। अब उसी बीच में 1857 में कुछ र्यूमर्स उठते हैं, तो पहले से जो बैठे हुए डर थे उनके साथ में ये र्यूमर जो है रेजोनेट कर रहे थे, दे वर मेकिंग सेंस, और उसी चक्कर में जो है इन सारे र्यूमर्स के ऊपर लोगों ने इतना ज्यादा बिलीव किया। तो ये जो पहली लाइन लिखी गई है कि द र्यूमर्स ऑफ 1857 मेड सेंस व्हेन सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिसीज दैट ब्रिटिश परस्यूड फ्रॉम 1820s, मतलब 1857 में जो र्यूमर्स वगैरह फैल रहे हैं लोगों ने उन पे इसलिए बिलीव किया, इसलिए भरोसा किया, और आज भी अगर हम उनको स्टडी करते हैं न्यूट्रल तरीके से तो वो एक सेंस बनाते हैं जब आप उनको इस रोशनी में पढ़ते हो कि अंग्रेज किस तरीके की पॉलिसीज 1820 के बाद से फॉलो कर रहे थे। हुआ यह कि एक आपके अच्छे गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनकी लीडरशिप में अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज वगैरह अडॉप्ट करी जिसके तहत वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है इसको रिफॉर्म किया जाए, और रिफॉर्म करने के लिए इन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ में वेस्टर्न आइडियाज जो थे वो लेकर आए, और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो थे उनको भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह जो है उनको सेटअप किया गया। उसके बाद में कॉलेजेस बनवाए गए, यूनिवर्सिटीज बनवाई गई जिसमें वेस्टर्न साइंसेज और लिबरल आर्ट्स वगैरह जो है पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिला के विलियम बेंटिक अच्छे काम कर रहे थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हिंदुस्तान के समाज में आई कुरीतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट वगैरह देने की कोशिश कर रहे थे, काम ठीक चल रहा था इनका। मगर साथ ही साथ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो कई सारी चीजें थी जो समाज छोड़ने को तैयार नहीं था उनके खिलाफ सख्ती से कुछ कदम उठाए, जैसे कि सती प्रथा जो थी इस कस्टम को 1829 में बकायदा कानून बनाकर जो है अबॉलिश किया गया, और साथ ही साथ आपकी जो विडोज थी उनको रीमैरी करने की परमिशन वगैरह मिली। जनरली हिंदू धर्म में ऐसा उस टाइम पे होता था कि जो आपकी कोई महिला अगर विडो हो जाती थी तो वो रीमैरी नहीं करती थी, या रीमैरिज आपको जनरली सोसाइटी में उतना ज्यादा परमिट नहीं था, या उसमें टैबू की तरह देखा जाता था। मगर अंग्रेजों ने कानून बना के बकायदा इसकी भी परमिशन दी, और जो सती प्रथा थी, सती प्रथा वगैरह को भी बकायदा 1829 में बैन करवाया गया। तो एक जगह आप ये कर रहे हो कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट्स और रिफॉर्म वगैरह लेकर आ रहे हो, अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो और बच्चों को मॉडर्न साइंस और आपका आर्ट्स और इन सब चीजों की शिक्षा दे रहे हो। दूसरी जगह आप ये कर रहे हो कि इस तरीके की चीजें जो बहुत ज्यादा भयानक हैं, जो इस तरह के कस्टम्स जो बहुत ज्यादा गलत हैं मगर सोसाइटी छोड़ने को तैयार नहीं, उनको कानून बना बनाकर आप अबॉलिश कर रहे हो। इसका नतीजा ये निकला, लोगों के मन में दो बातें बैठने लगी। ये सारी चीजें कर ये लोग हम पे अपना जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है और अपना जो कस्टम है वो थोपना चाहते हैं, और ये सब कुछ कर ये लोग हमारा रिलीजन और हमारी जो बाकी सारी चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब ये डर लोगों के मन में बैठ रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं, लोगों के दिमाग में ये सारे डर जो हैं बैठते चले जा रहे हैं कि अंग्रेजों की हरकतें इसलिए हैं, 1820s के बाद की बात कर रहा हूं, 1857 में भी नहीं आया हूं। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अंग्रेज ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इनका रिलीजन वगैरह जो है खत्म करवाया जाए और इन लोगों को जो है कन्वर्ट किया जाए अपने रिलीजन में, और ये सारा जो अपना कल्चर वगैरह इनका खत्म करके अंग्रेजों का कल्चर इनके ऊपर लाद दिया जाए। इस तरीके की बातें आपके हिंदुस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई हैं। एक चीज, साथ ही साथ एक चीज जो हो रही थी वो ये था कि अंग्रेज मिस गवर्नेंस के नाम पर और इस बात को मिस गवर्नेंस के नाम पर, और साथ ही साथ अगर कोई आपका शासक निसंतान है और उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो उसके एडॉप्शन को भी ना मानकर एक के बाद एक जो आपकी प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स थी उनको हड़पते चले जा रहे थे। इसको थोड़ा समझते हैं। कई सारी किंगडम्स ऐसी थी जिनको अंग्रेजों ने ये बोल के हड़प लिया कि जो शासक है ये मिस गवर्नेंस कर रहा है, ये यहां पर लोगों का ढंग से रूल नहीं कर रहा, लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। जैसे अवध वगैरह में जो है ये पर्टिकुलर एलिगेशन लगाकर अवध को जो है मिस गवर्नेंस के नाम पर हथिया लिया, आपने इसको एनेक्स कर लिया। अब कई जगहों पर अंग्रेजों का एक रूल बना हुआ था कि कोई राजा है और अगर वो निसंतान मरता है, उसका कोई बच्चा नहीं होता जो उसकी जगह उसके बाद राजा बन सके, तो फिर उस केस में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को या उसकी जो भी उसकी किंगडम वगैरह है उसको टेक ओवर कर लेगी। और अगर राजा ने इससे बचने के लिए ये किया कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले और ये उसको डिक्लेयर कर दे कि ये मेरा वंशज रहेगा, तो अंग्रेजों ने इस तरीके के अडॉप्शन को मानने से मना कर दिया। अंग्रेजों का कहना यह था कि अगर आपका बच्चा होता है, आपका कोई बेटा बायोलॉजिकल होता है, और तो ही जो है हम लोग उसको आपका वंशज या उत्तराधिकारी मानेंगे। अगर आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया तो फिर उस केस में हम लोग उसको नहीं मानेंगे। जैसे झांसी में हुआ था कि आपके जो राजा
राजा थे झांसी के, उनका जो बेटा था उसकी मृत्यु होने के बाद में उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया था। अडॉप्शन जो इन्होंने किया था उसको मानने से मना कर दिया अंग्रेजों ने और झांसी को जो है टेक ओवर कर लिया। सतारा वगैरह में भी इसी तरीके की चीजें हुई थी। तो अंग्रेज दो चीजें कर रहे थे। ये इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आ रहे हैं और काफी सारे कस्टम्स वगैरह को बैन कर रहे हैं जो ठीक नहीं लग रहे हैं अंग्रेजों को। दूसरा, ये लोग एक के बाद एक किंगडम्स को हड़पते चले जा रहे हैं, या तो मिस गवर्नेंस के आरोप पे हड़प रहे हैं या फिर ये बोल के कि आपने जो एडॉप्शन वगैरह किया है इसको हम लोग नहीं मानते। तो इस तरीके से जो आप ये सारी की सारी जो टेरिटरी वगैरह ये लोग हड़पते चले जा रहे हैं, जो सारा का सारा जो किंगडम्स वगैरह इनके कब्जे में आते चली जा रही हैं। एक बार जब अंग्रेज इनके ऊपर कब्जा कर लेते थे तो उसके बाद में वो यहां पर अपने खुद के कानून लागू करते थे, लैंड सेटलमेंट के अपने मेथड लागू कर देते थे और साथ ही साथ में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के भी जो है अपने मेथड लागू कर देते थे। अब इनके क्या कानून थे वो हम लोग देख चुके हैं, लैंड सेटलमेंट ये लोग किस तरह से कर रहे थे वो हम देख चुके हैं, और रेंट कलेक्शन में ये लोग क्या करते थे और रेंट कलेक्शन में डिफॉल्ट होने पर फिर ये लोग क्या करते थे, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखकर खत्म कर दी हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके पहले ये सारी चीजें जो हम लोगों ने भी पढ़कर खत्म करी, ये सब हो रही हैं, इन सबका असर लोगों के दिमाग पर अब धीरे धीरे ये होना शुरू हुआ 1830s 1840s 1850s में ये होने लगा कि लोग मानने लगे कि भैया ये कुछ गड़बड़ हो रही है, हिंदुस्तान में अंग्रेज कुछ बड़ा नाटक कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर इन सारी बातों का बड़ा प्रोफाउंड असर पड़ा, बड़ा गहरा इंपैक्ट पड़ा। वो क्या इंपैक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, मगर कुल मिला के इतना समझ में आया कि इंडिया के लोगों के ऊपर इन सारी चीजों का कंबाइंड असर जो पड़ा है वो बहुत ज्यादा गहरा था, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था। चले जी आगे देखते हैं। तो सारे के सारे जो एक्शंस वगैरह हो रहे थे, इन सब चीजों को लोग इस तरीके से ले रहे थे, टू द पीपल ऑल दीज एक्शन सीम दैट दे चेरिश्ड इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। मतलब यह कि लोग अब ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने होती हुई देख रहे हैं कि नए वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उनकी प्रथाओं पे बैन किया जा रहा है, उनके राजाओं को हटाया जा रहा है या हटाया जा रहा है। इसके बाद में जिन जिन इलाकों पे अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं उनके ऊपर वो अपने अलग कस्टम सिस्टम और बाकी सारी चीजें लाकर लागू कर देते हैं। हिंदुस्तानियों के जो कस्टम्स और बाकी सारे सिस्टम चल रहे थे उनको हटा देते हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तब हिंदुस्तानियों ने इन सारे एक्शंस को ऐसे लिया कि हर वो चीज जो हमको अच्छी लगती है, जिसकी हमको आदत पड़ी हुई है, जिसको हम लोग चेरिश करते हैं, चाहे हमारे राजा हो, चाहे हमारे सोशो रिलीजियस कस्टम्स हो, चाहे लैंड होल्डिंग के हमारे पैटर्न्स हो, चाहे रेवेन्यू पेमेंट या कलेक्शन के हमारे मेथड हो, अंग्रेज हर चीज को खत्म करने पे तुले हुए हैं। और हर चीज को खत्म करने के बाद में वो यहां पर जो लेकर आते हैं वो सिस्टम हमारे लिए एलियन है, हम उसको जानते नहीं है, इम्पर्सनल है, मतलब हम लोग उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो ऑपरेसिव है, यानी कि वो हमारा शोषण कर रहा है। इस तरीके का जो माइंडसेट है या इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है वो हिंदुस्तानियों के दिमाग में बनने लगा था कि हर वो चीज जो अच्छी लगती है या जो हम जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है, अंग्रेज उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं और उसकी जगह जो चीज वो लेकर आ रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है या फिर हम लोग उसको जानते नहीं है। नतीजा या नताइज इसके जो निकले वो ये थे कि ये जो परसेप्शन था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये लोगों के दिमाग में बढ़ता चला गया। 57 में जो आपकी छोटी मोटी रूमर्स या प्रोफेसीज फैली वो आग की तरह बढ़ती गई और उन्होंने फिर जो है अच्छा खासा रिवोल्ट करवा दिया, लोगों को एकदम खुले में लेकर आ गए। मगर ये जो डर थे ये सालों में बने थे, 2-4 दिन में बनकर तैयार नहीं हुए थे। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज डोर टू डोर अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रोसेस में अगर आप इंडियन कस्टम्स को, इंडियन रिलीजन को, इंडियन कल्चर को आप इंसल्ट करोगे और उसके अगेंस्ट में कोई कुछ कर इसलिए नहीं पा रहा था कि पुलिस का प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही थी, तो इन सारी चीजों के कारण भी जो है मसले खराब होते चले गए। क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज थी उसके कारण लोगों के मन में जो है बहुत ज्यादा गुस्सा और शोक बढ़ता चला गया। ऐसी सिचुएशन में हुआ यह कि जो अनसर्टेनिटी की परिस्थिति है, अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। रिलीजन हमारा खतरे में आ गया, कस्टम हमारे खतरे में आ गए, कल्चर हमारा खतरे में आ गया, राजा महाराजा हमारे खत्म कर दिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऐसा लेकर आ गया जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, ऑपरेशन हमारा हो रहा है और उस पर क्रिश्चियन मिशनरीज अपनी हरकतें कर रहे हैं, नए तरीके के आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, काफी सारा जो नाटक हो रहा है, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब इस तरीके की परिस्थितियां हो गई, ऐसी कंडीशंस में अब जो रूमर्स थे वो बहुत ज्यादा स्विफ्टली फैलते चले गए, जंगल में आग की तरह फैलते चले गए। पेट्रोल में आपने आग लगा दी और वो एकदम फैल गया हो, धधक गया हो जैसे, या फिर एकदम आप कह सकते हैं सूखी लकड़ी जैसे चट करके जलने लगती है, उस तरीके से रूमर्स फैलते चले गए। और इन रूमर्स का असर ये हुआ, लोगों के मन में जो गुस्सा था वो फट के निकला और लोगों ने जमकर लड़ाई जो है वो लड़ी है। 1857 में शायद इतना वायलेंस ना होता, मगर जो अंदर जमा हुआ गुस्सा था उसको निकलने का जब मौका मिला तो अंग्रेजों के खिलाफ फिर लोगों ने उस गुस्से को जमकर निकाला
नतीजा ये निकला कि अंग्रेज जो वो जो लाइन आती है कि अंग्रेजों का शासन जो 100-125 सालों में बनकर तैयार हुआ था और जो इतना मजबूत लगता था कि इसको खत्म ही नहीं किया जा सकता, वो यूं चुटकियों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, खत्म हो गया। वो जो एक वो डायलॉग चलता है, खत्म टाटा बाय बाय, वो वाली स्थिति आ गई। नॉर्थ इंडिया से ये ऐसे वानिश हो गया, ऐसे वाइप आउट हो गया जैसे कोई मजाक चल रहा हो, या घास फूस की बनी हुई कोई आपकी झोपड़ी हो जिसको एक तूफान आया और उड़ा के ले गया और अब आपका तिनका नहीं बचा। इस तरीके की जो है स्थिति आपके ब्रिटिश अंपायर के साथ में 1857 की जब रिवोल्ट उठी थी, तब कुछ वक्त के लिए नॉर्थ में तैयार हो गई थी और रूमर्स एंड प्रोफेसीज ने नो डाउट जमकर उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, अपना पार्ट खेला था। So with this we come to the end of the session. इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने रूमर्स और प्रोफेसीज का क्या रोल होता है, रूमर्स और प्रोफेसीज किस तरीके से जो हैं उस वक्त के लोगों के ऊपर असर कर रहे थे और किस तरीके से इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया फ्रीडम मूवमेंट में आने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझा है कि रूमर्स की पावर्स को आपको समझना हो तो किन चीज़ों को देखना पड़ता है। एंड 1857 के आसपास में जो लोग थे उनका दिमाग किस तरीके से काम करता था, क्या वो रीजंस थे या क्या वो फैक्टर्स थे जिसके कारण इन रूमर्स ने एक बहुत ज़्यादा रेजोनेशन जो है लोगों के मन में पाया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन में पढ़कर ख़त्म करी हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग रिवोल्ट का एक सर्टेन इलाका है या फिर एक सर्टेन इलाका है जहां पर रिवोल्ट सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक चली थी, सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल थी और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है देखने को मिला था। लोग बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर करेज के साथ में, विगर के साथ में सबसे लंबे वक्त तक जो है लड़ाइयाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दैट इज अवध। अवध में जो है रिवोल्ट सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक चली थी, तो हम लोग अवध में रिवोल्ट कैसे चली, क्या उसके इम्पैक्ट हुए, कितना ज़्यादा उसका असर हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये सब होगा मगर नेक्स्ट सेशन में। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड टेक लीव ऑफ यू ऑल। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। ख़त्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके सारे वीडियोस, जिस भी क्लास के आप पढ़ना चाहते हैं, और एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज कर रखे गए हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। फ्लॉलेसली आप अपना एजुकेशन वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। स्कूल चलें ना चलें, आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह आए, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ में खड़ा हुआ है और आपको सारा एजुकेशन यहाँ पर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप लोगों की हर तरीके से जो है मैग्नेट ब्रेन्स मदद करेगा। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, अपना खूब ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।